Okay, friends, so welcome to my YouTube channel, Sciencepedia. I have already uploaded videos for chemistry and biology on my YouTube channel, and like I have got a lot of good comments that you should upload more and more videos. So now I have finally decided to be constantly uploading some videos on my YouTube channel. So today we'll be starting with the 9th ICSE chapter, that is language of chemistry. I request you all guys to watch the video full. If you guys like, please subscribe the channel, press the bell icon, because from now onwards you will get regular updates from my channel, right? So this lecture will be a mix of Hindi and English to just make you properly understand the chapter, that is language of chemistry, right? So today we'll start with the chapter that is language of chemistry. That is the first chapter of your 9th ICSE board, and even it will be helpful for SSC boards and even for CBSE to just make a basic concept about chemistry, right? So I'll just write in some short forms, language of chemistry. So first of all, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ही हमको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में लिखते क्या है. हम केमिस्ट्री सोच के हमेशा सोचते हैं अरे बाप रे केमिकल रिएक्शंस अरे ये लिखना, एंड दैट इज द मेन थिंग. यू कैन राइट ब्यूटीफुल केमिकल रिएक्शंस, नो डाउट, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट द कंपाउंड्स, देन केमिस्ट्री इज गॉन. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आप फिर उस केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. तो वैसे ही सबसे पहले हमको पहले पढ़ना पड़ेगा कि हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए तो उनको पहले तो पता होना चाहिए कौन से एलिमेंट्स और उनको हमको कैसे लिखना चाहिए. तो वैसे ही डाल्टन करके सबसे पहले आए थे, उन्होंने एक फिगरेटिव सिंबल्स दिए थे, ठीक है. फिगरेटिव सिंबल्स जैसे एक सर्कल बना के डॉट बना दिया, बोला कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है. फिर एक सर्कल बना के बीच में एक सा प्लस का साइन बना दिया, बोला ये सल्फर है. फिर एक बड़ा सर्कल बना के बीच में एक लाइन बनाई, बोला कि ये नाइट्रोजन है, ठीक है. तो उसने ऐसा मॉडल बनाया जिससे हम पहले नेमिंग करते थे, ठीक है. बट दिस वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि तुम ऐसे कितने सिंबल्स बनाओगे, ठीक है. वो कम्बरसम हो गया था, बहुत डिफिकल्ट हो गया था उसको समझने के लिए. दैट्स व्हाई दिस मेथड एट फिगरेटिव सिंबल वाज डिस्कार्डेड, एंड देन इट केम द बर्जीलियस सिंबल्स, ठीक है. कौन आया था? बर्जीलियस के सिंबल्स आए थे, जिससे आज तक उसको फॉलो करते हैं. तो बर्जीलियस सिस्टम क्या बोलता है हमें? बर्जीलियस सिस्टम बोलता है कि जो उस एलिमेंट का नाम है उसका पहला अल्फाबेट तुम ले लो, ठीक है, और वो हो जाती है सिंपल नेमिंग. सो आई टेक सम एग्जांपल्स टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज covered in the Berzelius system, right? So I'll take an example of carbon, I'll take an example of copper, and then I will take an example of cobalt, right? तो हम बर्जीलियस भैया की बात सुनेंगे, हम सबसे पहला अल्फाबेट है वो ले लेंगे. तो मैं कार्बन के लिए लिख दूंगा C, कॉपर के लिए लिख दूंगा C, और कोबाल्ट के लिए भी लिख दूंगा C. हो गया नेमिंग. सर आपने बोला बर्जीलियस पढ़ो, हमने तो लिख दिया. लेकिन अगर जब तुम बर्जीलियस पढ़ोगे तो अब जब मैंने ये छुपा दिया तो हमको तो समझ में नहीं आएगा कौन कार्बन है, कौन कोबाल्ट है और कौन सा कॉपर है. सो व्हाट ही डिड, ही सेड कि जब ऐसा कुछ हो तो तुम सेकेंड अल्फाबेट लिखना उसका, और वो स्मॉल लेटर्स में लिखना, ठीक है. तो कार्बन का C तो हम वैसे ही रहने देते हैं, हम इसमें कोशिश करके देखते हैं उसका. तो जैसे कॉपर में लिख दिया मैंने CO, कोबाल्ट में भी लिख दिया CO. फिर से हम वही कन्फ्यूजन, सर हम इसमें कैसे पहचानेंगे कौन सा कॉपर है कौन सा कोबाल्ट है. फिर उसने बोला कि अगर ऐसा भी कहीं आ जाता है तो तुम एक काम करो, उसका लैटिन नेम देखो. अगर लैटिन नेम रहेगा तो हम लैटिन नेम यूज करेंगे. तो जैसे कॉपर का, इफ यू गाइस नो दैट कॉपर का लैटिन नेम इज क्यूप्रम, कॉपर का लैटिन नेम इज क्यूप्रम. तो वो क्यूप्रम का हम Cu लिखते हैं, तो CO की जगह हम Cu लिखते हैं, ठीक है. सो नाउ इवन इफ आई रब दिस, ठीक है, नाउ इफ आई रब दिस पार्ट, सो यू गाइस जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस नाउ. ये किसी को मैं पूछूं तो क्या है, तो तुम बोलेंगे कार्बन बराबर, ये क्या था कॉपर बराबर, और ये क्या है कोबाल्ट बराबर. तो इससे हमने सिंपली नेमिंग कर ली और हमको सब कुछ पता चल गया कि बर्जीलियस सिंबल्स क्या हमको बताना चाहते हैं, ठीक है. तो वैसे हम कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे पोटेशियम, ठीक है. तो ये पोटेशियम के लिए तुम P यूज करोगे तो फॉस्फोरस के साथ कंफ्यूज हो सकते हो. तो हम पोटेशियम का भी लैटिन नेम लेते हैं, दैट इज केलियम, एंड वी राइट एज केट. सोडियम में तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, सल्फर ऐसा है ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, तो उस पर भी हम लैटिन नेम यूज करते हैं, दैट्स नेट्रियम, और हम Na लिखते हैं. कैल्शियम के लिए सिंपल है, C तो लिख नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी C बहुत सारे हैं, तो Ca लिखेंगे बिकॉज कैल्शियम इज Ca. तो ऐसे ही वो पूरे पीरियोडिक टेबल जो तुम्हारे बुक में दिया है, अगर उसको तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें सारे ही एक 118 एलिमेंट्स के सिंबल्स तुमको लिखे हुए दिए हैं, तो उसको आप एक बार जरूर रेफर करना, ठीक है. तो आफ्टर दिस आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज.
ठीक है। जैसे जैसे आपको समझ में आते जा रहा है, आप बस लाइक करते जाओ और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहना टू मेक यू गाइज मोर क्लियर अबाउट द केमिस्ट्री, ठीक है। So after studying this Berzelius system, the figurative symbols given by Dalton will now move forward into more basic of chemistry. And this is just a basic chapter, guys. इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर इसमें भी कुछ डाउट हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत ही मुझे पूछ देना, एंड आई डेफिनेटली विल रिप्लाई यू विद इन 1 डे तो व्हाट वी कैन डू अबाउट दैट लेटर, ठीक है। सो आफ्टर ऑल दिस नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज वैलेंसी, the most important part of chemistry. If you don't know valency, you cannot write any of the molecular formula. तुमको कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या है, ठीक है। तो अभी वैलेंसी का मतलब क्या है? वैलेंसी means the combining capacity of an atom. What is valency? Valency is a combining capacity of an atom. सर समझा नहीं, बाउंसर चला गया, क्या बोल रहे हो? तो सिंपल है, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उससे हम बता सकते हैं कि ये उतनी उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वैलेंसी। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल सो यू विल मोर क्लियरली अंडरस्टैंड। आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल दैट इज सोडियम, एंड आई विल आल्सो टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन व्हिच इज अ नॉन मेटल, ठीक है। ये याद रखना। तो ये मेटल और नॉन मेटल के लिए तुमको हमेशा के लिए ये चीज याद रहेगी, तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे इस चीज से, ठीक है। तो देयर इज अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। इफ यू हैव सीन एवर द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर के बारे में अगर आपको कुछ पता होगा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11 एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, ठीक है। सो नाउ दिस सोडियम विल ड्रॉ एन एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज द न्यूक्लियस, मैंने नीचे छोटा बना दिया है। दिस इज द के शेल, दिस इज द एल शेल एंड दिस इज द एम शेल। सेम गोज विथ क्लोरीन, दिस इज द स्मॉल न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल एंड द एम शेल, right? So now I hope everyone has studied in your 8th standard or lower classes about the atomic structure. So K shell में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, उसके ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स में हम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे अकॉर्डिंग टू द बोर्स थियरी। जिनको वो भी समझना है उसका भी मेरा वीडियो है अपलोड किया हुआ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना 11 में से 2 गया, 8 गया, 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। और क्लोरीन में हम बनाएंगे 17, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मैं बनाऊंगा 8 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर में बनाऊंगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हर जिंदगी हम भी चाहते हैं बड़े होके, तुम भी आज पढ़ाई क्यों कर रहे हो? स्टेबल होने के लिए। तो ये जो एटम्स होते हैं ये भी चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल कैसे होंगे? तो कुछ इनर्ट गैसेस होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर इज 10, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं बनाऊंगा तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा 2, हम 8 लिखते हैं, 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों? बिकॉज दिस नियॉन इज अनरिएक्टिव, ये इनर्ट है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनको इनके जैसा बनना है, ये दोनों को उसके जैसा बनने की लोग कोशिश कर रहे हैं, या इससे कोई बड़ा इनर्ट गैस रहेगा वैसा बनने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नाउ नियॉन इज 2,8, सोडियम इज 2,8,1, क्लोरीन इज 2,8,7, ठीक है। सो नाउ दिस व्हाट इज दिस सोडियम डज? सोडियम बोलता है कि मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा, मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा। इफ दिस सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम 2,8, इट विल बिकम 2,8, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये पूरा शेल निकल गया, क्या बन गया? वो 2,8 बन गया, ठीक है। और क्लोरीन बोलता है कि लास्ट शेल में मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना तो बेवकूफ़ी है। अगर तुमको किसी ने ज़्यादा रुपए दिए तो हम थोड़ी उसको खूब देते हैं, हम और लेने की कोशिश करते हैं। तो ये बोलता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता हूँ। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2,8,8 बन जाता है, ठीक है। लास्ट में ये 8 वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड एज एन ऑक्टेट रूल, जिसको हम स्टेबल बोल देते हैं, ऑक्टेट रूल इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोडियम और ये हो गया क्लोरीन। तो सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 1। क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 1। तो दोनों में 1 1 है। तो सर वैलेंसी का कैसे पता चलेगा और हमको डिटेल में? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। तो जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए हम लिखते हैं +1। और क्लोरीन ने और नेगेटिविटी लिया और 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो वो हो जाता है -1। सो मेटल्स के लिए तुम हमेशा याद रखना, मेटल्स दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन when metals are electropositive. Non-metals are they gain electrons and they become electronegative. ठीक है, तो ये भी हमने जान लिया मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम क्या कह सकते हैं. सो नाउ दिस जो नंबर यहाँ पे हमने लिखा है ना 1 प्लस और ये 1 माइनस, दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. ये उनकी ताकत है एक इलेक्ट्रॉन लेने की और एक इलेक्ट्रॉन देने की फॉर द सोडियम एंड क्लोरीन. ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं दैट सोडियम
is valency +1 and chlorine's valency is -1. So this +1 -1 is nothing but the valency. That's the combining capacity. ठीक है. तो जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनको हम कहते हैं यूनिवैलेंट, जिनकी वैलेंसी 2 होगी उनको हम कहेंगे डाईवैलेंट, जिनकी वैलेंसी 3 होगी ट्राईवैलेंट, 4 होगी तो टेट्रावैलेंट. तो जैसे एक एग्जांपल हम इसके बाद एक ले लेते हैं जो नॉर्मल सिंपल सा एग्जांपल है. खराब तो दिस कार्बन, तो कार्बन का नंबर इज 6. सो यू हैव 2,4. तो अभी तुम बोलोगे सर ये कैसा है, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 दे देगा या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा. ठीक है, तो हम एक इमेजिन करके देखते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा. ठीक है, नाउ दिस यू हैव टू रिमेंबर इन दिस केस दैट इट हैज 6 प्रोटॉन्स. ठीक है, इसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज भी है. अगर तुम समझो कि वो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे. तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम स्टेबल नहीं रहते हैं, उसका साइज कम हो जाएगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा. वैसा नहीं होता है. अब समझो चलो ये लूज तो नहीं कर सकते तो हम सोचते कि गेन कर ले. तब तुम सोचो ऑलरेडी उसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, साइज तो इतना ही रहेगा, साइज नहीं बड़ा हो जाएगा, साइज नहीं कम हो जाएगा. बट इफ इट स्टार्ट्स टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने में उसको बहुत ताकत लगती है क्योंकि 6 प्रोटॉन ही समझने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, प्रोटॉन सिर्फ 6 ही है. तो ऐसे भी एटम स्टेबल नहीं रहते हैं. तो कार्बन बोलता है मैं ना तो गेन करूंगा ना ही मैं लूज करूंगा, मैं शेयर करूंगा. वो बोलता है मैं इसमें से कुछ नहीं करूंगा और मैं इलेक्ट्रॉन्स शेयर करूंगा फॉर विद एनी ऑफ द कंपाउंड. तो जैसे फॉर मैं एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन है ओनली वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा उसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा उसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा उसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा उसका एक इलेक्ट्रॉन. तो नाउ इफ आई काउंट, साइज में कोई हुआ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई प्रोटॉन का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं. ऊपर से उसको 4 अलग अलग हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लोन पे जैसे मिल गए. ठीक है, शेयर किया उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से. तो कार्बन के लास्ट शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल हो गया. हाइड्रोजन के पास एक था, उसको भी एक मिल गया, 2 हो गए, डुप्लेट स्टेट में आया और वो भी स्टेबल हो गया. तो वैसे ये एक पूरा कंपाउंड स्टेबल हो गया जिसको हम लिखते हैं ऐसे CH4. आपने कभी सुना होगा, विच इज कॉल्ड एज मीथेन. राइट, सो दिस इज हाउ दिस कार्बन. नाउ इसकी वैलेंसी कितनी है, कार्बन कितना है, कैपेसिटी है 4 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी. दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंट एटम. ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी 4 होती है. ठीक है, सो दिस इज, आई होप वैलेंसी वाला सेक्शन तुम्हारा सबका क्लियर हो जाएगा. लेकिन अभी और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो एक से खुशी नहीं होते हैं, उनकी एक से खुशी वैलेंसी रहती नहीं है कि मैं 1 2 नहीं, मैं ज़्यादा दिखाऊंगा. सो सम एटम्स दे शो मोर वैलेंसी, दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलेंसी. सो सच टाइप ऑफ वैलेंसी इज कॉल्ड एज वेरिएबल वैलेंसी. उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी. The for example I take of iron. Now iron shows valency of +2 as well as of +3. ठीक है, even copper, we'll take an example of copper. Copper shows the valency of +1 and also it shows the valency of +2. तो अभी ये तो सबको मालूम पड़ जाएगा, याद कर लोगे तुम, तुम्हारे बुक में छोटा सा टेबल भी दिया हुआ है वेरिएबल वैलेंसी का. पर इनका नाम कैसे लिखेंगे सर, हमको कैसे समझाएंगे. इसके पहले तो समझ गया सोडियम है, क्लोराइन है, क्लोरीन है, क्लोराइड है, जो भी सब समझ गया. बट इसको हम कैसे लिखेंगे, आयन और आयन. इतना याद रखना, जो छोटा होता है, जिसकी वैलेंसी नंबर में छोटी होती है, उसके सफिक्स में हम OUS यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं, OUS. और जिसकी वैलेंसी उसकी बड़ी है, वेरिएबल वैलेंसी में जो बड़ा नंबर है, उसके लिए हम IC यूज़ करते हैं. तो एग्जाम्पल, इसको मैं लिखूंगा फेरस, इसको मैं लिखूंगा फेरिक. ठीक है, इसको मैं लिखूंगा क्यूप्रस, इसको मैं लिखूंगा क्यूप्रिक. तो अभी नाम कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे दिखता हूँ तुमको CuCl2. ठीक है, क्लोरीन की तो हमको वैलेंसी मालूम -1, कॉपर ने वैलेंसी दिखाई 2 की. ये तुमको आगे समझेगा कैसे वैलेंसी दिखाई 2 की. तो इसको हम बोलेंगे कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड, अगर और बेसिक अच्छे नाम से उसको बोलना है तो. जैसे FeCl2 आएगा तो हम बोलेंगे फेरस क्लोराइड, FeCl3 आएगा तो हम कहेंगे फेरिक क्लोराइड. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल वैलेंसी. आई होप गाइस दिस इज इजी. और आप भूलना नहीं, वीडियो अपने को भी पूरा देखना है, पूरा चैप्टर एक साथ ही अभी अपने को क्लियर करना है. ठीक है, तब तक ये मिटा रहा हूँ, तब तक तुम लोग सब्सक्राइब करने पे ध्यान रखना और बेल आइकन दबा देना फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द अपडेट्स. राइट, फिर वेरिएबल वैलेंसी के बाद आती है हमारी चीज़ रेडिकल. अभी काफ़ी लोग रेडिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनको लिखना नहीं आता बिकॉज ऑफ द रेडिकल.
तो रेडिकल इतना नहीं, रेडिकल खुद एक एटम जैसा तुम समझ लो, जैसे हमने एटम पढ़ा ना, सोडियम क्लोराइड, ये तो रेडिकल दो अलग अलग टाइप के एटम्स मिलते हैं, बट इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल यूनिट, इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल यूनिट. सो आई टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड, एंड आई टेक एन एग्जांपल ऑफ सल्फेट. But these radicals, they show valency. They show valency. This is important. They show valency. So देखना ना, दो अलग अलग एटम्स है इसके अंदर, पर ये खुद में एक यूनिट है, तो तुमको भूलना नहीं है. इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, इसको हम कहते हैं सल्फेट आयन, जो तुमने सल्फ्यूरिक एसिड में सुना होगा. ठीक है, तो ये रेडिकल वाली चीज़ काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं. और क्यों कंफ्यूज होते हैं, ये जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे ना, तभी तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी. जैसे अभी हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वही मैं आ जा रहा हूँ, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो बेसिकली जो जिसमें वो सब लोगों को जिसमें टेंशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने में और केमिकल फॉर्मूला लिखने में. सो विल टेक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, विल ट्राई टू सॉल्व इजी एंड इजी. ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए तुमको वैलेंसी आनी चाहिए. तुम्हारे बुक में वैलेंसी का एक बहुत अच्छा चार्ट दिया है, यूनिवैलेंट पॉजिटिव, मोनोवैलेंट पॉजिटिव, डाईवैलेंट सब दिया है. तो पहले वो बाय हार्ट करना, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ. ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का. ठीक है, और एक एग्जांपल लूंगा मैं सल्फ्यूरिक एसिड का. ठीक है, फिर हम एक और एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और एक एग्जांपल हम लेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इसका लेंगे हम सोडियम जिंकेट का. ठीक है, तो ये कैसे होगा, अभी कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तो मैंने सीधा ही लिख दिया एक्चुअली, सॉरी, यहाँ पे मैं पहले नाम लिखता हूँ, तो हमको नाम से उसको बनाना है. तो कैल्शियम कार्बोनेट हमको दिख रहा है कि इसके अंदर कैल्शियम है और कार्बोनेट वाला आयन है, तो मैं लिखूंगा कैल्शियम और कार्बोनेट वाला आयन. ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी 2+, क्लोरीन कार्बोनेट की वैलेंसी 2-. 2+, 2- कैंसिल हो गए, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं. सो फाइनल आंसर यू गेट इज CaCO3. राइट, नाउ इन सल्फ्यूरिक एसिड वी नो इट हैज H और सल्फेट का आयन, तो दैट्स 2-. हाइड्रोजन का वैलेंसी इज +1. अब क्या करना है, जब नंबर अलग होता है तो हम सिर्फ क्रिस क्रॉस करेंगे. क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस, मतलब सिर्फ नंबर लिखना है तुमको. हाइड्रोजन के नीचे मैं सल्फेट वाली वैलेंसी लिखूंगा, और ये पूरे सल्फेट के नीचे मैं हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखूंगा, बट 1 लिखना जरूरी नहीं होता. सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4. नाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी +2, ऑक्साइड का वैलेंसी दैट इज ऑक्सीजन का वैलेंसी 2-. 2+, 2- कैंसिल क्योंकि सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से सोडियम जिंकेट, तो ये सोडियम आ गया +1, जिंकेट दैट इज ZnO2. अब तुम देखो, जब भी 8 आता है ना, 8 दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन. ठीक है, तो वो तुम भूलना नहीं. तो दैट सोडियम जिंकेट, उसकी वैलेंसी होती है 2-. क्रिस क्रॉस करोगे तो सोडियम के नीचे जिंकेट की वैलेंसी लिखेंगे हम ऐसे क्रिस क्रॉस करने पे, और ये ZnO2 खुद पूरा ऐसा ही रहेगा. एक एग्जांपल जो मैं अभी तुमको बता रहा था कि जो रेडिकल से कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ. तो रेडिकल का हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो नाउ दिस इज कैल्शियम 2+, दिस इज हाइड्रोक्साइड -1. अभी हम क्रिस क्रॉस करेंगे, तो कैल्शियम के नीचे 1 लिखेंगे, जो लिखना जरूरी नहीं. नाउ दिस हाइड्रोक्साइड क्या है, रेडिकल है, तो वो खुद में पूरा एक यूनिट है, और ये जो 2 आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ लिख दोगे तो तुम खत्म, दैट्स रॉन्ग. यू हैव टू राइट दिस होल थिंग इनटू अ ब्रैकेट. सो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अगर तुम वहाँ पे H2 लिख दोगे तो सब गलत हो जाता है. क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर तुम्हारा वही गलत तो गलत, और फिर तुम बैलेंसिंग तो ऑब्वियसली रात भर बैठोगे करोगे, फिर भी तुमको आंसर नहीं आएगा, और अगर आ गया गलती से आंसर तो वो रॉन्ग होगा. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द chemical formula that we have to study, right? Now after studying the molecular formula part, now we will move towards the interesting part of writing a chemical reaction and then balancing it. Okay? Chemical reaction and balancing it. So now I'm writing a very simple reaction that potassium chlorate, difficulty लेंगे यार तो तुमको easily हो जाएगा. Potassium chlorate decomposes to form or to give potassium chloride and oxygen. ठीक है,
अब सोचो अगर तुमको कोई इतना लिखने बोले बार बार तो कितनी मतलब टेंशन का काम है ना, वर्ड इक्वेशन लिखने का, फिर पता भी नहीं चले कौन कौन से स्टेट में है, कौन क्या दे रहा है। इसलिए साइंस केमिस्ट्री ने क्या बोला कि भाई तुम एक काम करो, इसका शॉर्ट फॉर्म निकालो। क्या निकालो? शॉर्ट फॉर्म। तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म निकालना शुरू किया। मैं लिख रहा हूँ इसका पोटेशियम क्लोराइड का मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया। Decomposes मतलब directly to try, that is decomposition reaction if you guys remember, to give you potassium chloride plus oxygen। अभी ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज लिखने से अच्छा अगर मैं ये इतना सा सिंपल लिख दूं तो मैं समझ गया कि भाई दिस पोटेशियम क्लोराइड इट इज डिकम्पोजिंग एंड गिविंग मी पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। सिंपल। सो दिस इज कॉल्ड एज राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जो तुम्हारा ये है रिएक्टेंट वाला साइड और ये तुम्हारे जो तुमको मिलता है दैट इज द प्रोडक्ट साइड। अगर मैं ऐसे देखूं तो बता दूं ये राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड। तो जो रिएक्ट हो रहे हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स और जो हमको मिलता है हम उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। और अगर केमिकल रिएक्शन में कुछ अलग रहता है, जैसे अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो आई डिनोट दिस विद दिस इज हीट टैग। तो इसका मतलब है हीट किया, मैंने पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया तो मुझे ये सारी चीजें मिली है। ठीक है। नाउ आफ्टर दिस आई थिंक केमिकल रिएक्शंस लिखना बहुत इजी है। तो अब लेकिन देखो मैं रिएक्शन क्यों इजीली लिख पाया, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। अगर तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो तुम्हारी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी और सब दिक्कत हो जाएगी, राइट। सो आफ्टर दिस विल ट्राई टू बैलेंस इट। ठीक है। अब हम क्या कोशिश करेंगे कि हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंसिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, देन पार्शियल इक्वेशन मेथड होता है। तो वो एक्चुअली एग्जाम में भी नहीं आता है। और मेन जो चीज़ हमको सीखनी है लाइक फॉर 10th और इफ यू आर ट्राइंग फॉर नीट एग्जाम और समथिंग, तो हमको वहाँ पे फास्ट कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे पार्शियल इक्वेशन करने बैठोगे तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव टाइम। सो बेसिकली व्हाट इन आवर एग्जाम्स कम और व्हाट वी एक्चुअली स्टडी इज डायरेक्टली कि हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है। तो मेरा मेथड देखो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं जब मेरे टाइम पे बैलेंसिंग करता था मैं सबसे बड़ा नंबर पहले देखता था कि क्या है। ठीक है। तो मैंने सबसे बड़ा नंबर देख लिया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है। तो जब ऐसे अलग अलग नंबर आया तुमको 3 और 2 तो तुम उसको इवन में कोशिश करने की कोशिश करो। नाउ दिस इज एन ऑड नंबर तो मैं उसको इवन करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। और याद रखना तुम नीचे कुछ नहीं लिख सकते, तुम नीचे चेंज नहीं कर सकते। सर यहाँ पे 3 था तो इसको मिटा के मैं 3 कर देता हूँ। नो दैट्स रॉन्ग। यू कैन नॉट चेंज ऑक्सीजन इनटू ओजोन, राइट। सो वी हैव टू चेंज द नंबर्स ओवर हियर टू मेक द बैलेंसिंग। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो तुम अगर कैलकुलेट करोगे 2 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो 2 3 6। तो मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया? आई हैव 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन दिस साइड बट आई ओनली 2 ओवर हियर। सो आई विल राइट विच नंबर ओवर हियर? कैन यू इमेजिन मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूंगा जिससे 6 हो जाएगा? तो दैट इज 3। ठीक है। बिकॉज 3 2s are 6, 2 3s are 6, मतलब मेरा ऑक्सीजन दोनों जगह पे सेम हो गया और यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया। अभी नाचो बैलेंस नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, जब तुमने यहाँ 2 लिखा तुम्हारा पोटेशियम भी 2 हो गया, तुम्हारा क्लोरीन भी 2 हो गया। जो यहाँ पे 1 1 है तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा और अब हो गया मेरा ये रिएक्शन बैलेंस्ड। तो अब हम काउंट करेंगे। यहाँ पे पोटेशियम कितना है? 2। यहाँ पे पोटेशियम कितना है? 2। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है? 6। एंड दिस इज हाउ आई हैव कंप्लीटेड द बैलेंसिंग फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जो तुम लोगों को अभी तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो बैलेंसिंग तुम करना। अगर किसी को बैलेंसिंग में डाउट आता है या कोई भी तुमने इक्वेशन देखा है जिससे तुमको डाउट आ रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम सीधा कमेंट सेक्शन में लिखो वो वैसा का वैसा केमिकल रिएक्शन, मैं पर्सनली उसको सॉल्व करूंगा या चाहिए तो उसके लिए एक स्पेशल छोटा सा वीडियो बना के तुम्हारे लिए उसको मैं अपलोड कर दूंगा कि तुम उसको देख सकते हो। ठीक है। और फिर हम उसको करेंगे। सो आफ्टर मूविंग टू दिस बैलेंसिंग पार्ट विल स्टडी समथिंग। ओके, मैं ऊपर वाला भी मिटाना भूल चुका हूँ, सॉरी। तो हम ये ऊपर वाला भी अभी मिटा देंगे और अब हम पढ़ेंगे समथिंग विच इज कॉल्ड एज राम एंड आर्यमन। ठीक है। राम एंड आर्यमन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राम एंड आर्यमन। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर? राम मीन्स रिलेटिव एटॉमिक मास एंड आर्यमन स्टैंड्स फॉर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अभी इसका मतलब देखो, एटम्स बहुत छोटे होते हैं, तुम उसको वेइंग मशीन में लेके या तराजू में लेके माप नहीं सकते। चलो एक एटम रखा ऑक्सीजन का भी मापते हैं, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो अगर तुमको उनका मास जानना है तो क्या, तो पहले साइंटिस्ट क्या करते थे, उन्होंने हाइड्रोजन को कर दिया। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरे से एक थोड़ा सा हाइट में बड़ा इंसान है, तो मैं बोलता हूँ ना ठीक है, इफ माई हाइट इज 5'8", तो मैं बोलूँगा ठीक है ये मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वी टेक एक को हमने रेफरेंस बना दिया और फिर हम सबको बनाते हैं। जैसे एक 6 फुट का आदमी पकड़ेंगे, जो उससे बड़ा दिखा हम क्या बोलते हैं, भाई तू 6 फुट से बड़ा है। छोटा है तो क्या बोलेंगे, भाई तू 6 फुट से छोटा है। तो हाउ दिस, बिकॉज यू हैव टू स्टडी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, और इतने छोटे जिसको तुम वही नहीं कर सकते, माप नहीं सकते उनका वजन।
तो इसलिए रिलेटिव पढ़ाई करते हैं, किसी का रेफरेंस पकड़ के हम करते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कैसा था, बुक में लिखा रहता है दैट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द टाइम्स द हेवियर, वो एटम कितना हेवियर है 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम के वजह से 1/12 वो कितना भारी है, वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, एटम की बात। और अगर वो मॉलिक्यूल की बात करें, वो मॉलिक्यूल कितना 1/12 हैवी है ऑफ द कार्बन एटम, देन इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो इससे जब साइंटिस्टों ने पढ़ाई की तो उन्होंने काफ़ी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वजन निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। इज देयर एनी इश्यू, राइट। तो जब तुम राम और एमएम में पढ़ोगे तो हमको पता चलता है सोडियम का वेट इतना है, क्लोरीन का वेट 35.5 है, या फिर ऑक्सीजन का वेट 16 है। तो ये सारे वेट्स उसमें आने लगते हैं एंड देन यू ऑलरेडी जब भी तुम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो तुमको वो नंबर दिए हुए आते हैं, बट हमको सिर्फ ये समझ आ रहा है वो कितना हैवी होता है। जैसे अभी समझो मैं पतला हूँ और एक मोटा आदमी रखा है, तो लोग कहते हैं भाई तू तो इसका डबल है, तो बस दैट हैवी। तो वो कितना है, वो एटम कितना हैवी है 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम, दैट मीन्स राम एंड। और रिलेटिव मतलब तुमने किसी को रेफरेंस समझ के पढ़ाई की है, कार्बन एटम दिख रहा है ना, मैंने कार्बन एटम को रेफरेंस लेके पढ़ाई की है। तो तुम सोचोगे सर हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, हाइड्रोजन का तो 1 ही आता है, 1 से करोगे तो और ईजी, 8 गुना 6 गुना 16 गुना 16 टाइम्स, दैट्स ईजी। But when scientists calculated this, they got some of the answers in decimals, which was not possible to calculate. इसलिए उन्होंने कार्बन एटम के साथ लेके आए, ठीक है। So I hope this RAM and RMM is clear to you guys. So now moving forward, I'll solve some of the equation। मैं तुम लोग को solve करके थोड़ा सा दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे solve कर सकते हैं, राइट। तो जैसे एक एग्जाम्पल में लिखूंगा, जैसे लोग पूछते हैं कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट सबसे टफ ही ले लिया अपन ने, तो फिर कोई टेंशन रहेगा ही नहीं, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ तुम्हारे लिए ग्लूकोज का, और भी टफ थोड़ा सा, ग्लूकोज इज C6H12O6, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैल्शियम का वेट इज 40, सल्फर का वेट इज 32, ऑक्सीजन का वेट इज 16, और यहाँ पे कार्बन का वेट इज 12, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 60, ठीक है। तो ये वेट है और नॉर्मली लिखे हुए रहते हैं, बट हमको फिर भी आनी चाहिए कुछ। तो लाओ सर, तो अब ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैल्शियम का एक एटम प्लस सल्फर वाला एटम प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 4, तो 4 इंटू ऑक्सीजन का एटम। अब कुछ नहीं, अभी सिर्फ नॉर्मल मैथ्स की तरह हमको नंबर लिखना है, 40 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, फॉरवर्ड 40 प्लस 32 प्लस 64। अभी कैलकुलेट कर लो, 2 6 आ गया, 6 4 10 132 13, सॉरी मैं वापस कैलकुलेट कर लेता हूँ, 6 दिस इज 9 9 प्लस 4 13 136 का। तो लोग पूछेंगे भाई कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो हम लिख देते हैं 136 ग्राम्स, ठीक है। आई होप दिस वाज क्लियर टू अंडरस्टैंड। नाउ हम ग्लूकोज पे आ जाते हैं। नाउ यहाँ पे भी हम लिखेंगे कार्बन कितना 6, तो 6 इंटू कार्बन प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन, भी जितने एटम्स है वो तुम लिखोगे, प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। Now just calculate 6 12 is 72 plus 12 plus 6 6 36 6 3 11 96। Now I add them, तुम ऐड कर लेना, तुमको 180 ग्राम्स आंसर आएंगे, ठीक है। So I will just calculate 6 plus 2 plus 2 4 10 0 1 carry, this is 10 11 and 18, that's 180 ग्राम्स। तो वैसे अगर तुम सॉल्व करोगे तुमको पता चलेगा H2SO4 जो है उसका 98 आएगा, सोडियम क्लोराइड का 58.5 आएगा, और तो ये तुमको ढूंढना है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, फिर भी अगर डाउट हो तो मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा तुम्हारे लिए ओपन है, राइट। सो नाउ आई हैव आल्सो कैलकुलेटेड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास। नाउ समथिंग इज कॉल्ड एज परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन, तो जो अभी हमने किया है ना वही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग उससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि करना क्या है। तो एग्जाम में यही आ सकता है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, जैसे तो मैंने अभी एग्जांपल देता हूँ कैल्शियम सल्फेट जो मैंने जस्ट अभी लिया, ठीक है। और तुमको परसेंटेज निकालना है। अभी तुमको कोई बोलेगा, तुमको जब एग्जाम आएगा कि 600 में से मुझे 500 आया मार्क्स, टोटल मार्क्स, तो हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं,
500 अपॉन 600 इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज निकालना। तो सेम ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें क्या रहता है? टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो जैसे इसके पहले में मैंने पूरा सॉल्व करके आंसर लाया था, तो मैं वो आंसर लिख दूंगा, तुम सॉल्व करना, आंसर लिख देना 136 ग्राम्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर 3 आइटम्स हैं, कैल्शियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब अपने को इन सबका स्पेसिफिक परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा? अभी कैल्शियम का वेट कितना था, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, 40, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। तो कैल्शियम 40 ग्राम्स आउट ऑफ दिस 136 ग्राम्स इंटू 100। तो तुम लोग जब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुमको कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं पहले सब लिख के रखता हूँ। सल्फर इज 32 ग्राम्स आउट ऑफ दिस 136 ग्राम्स, तो तुमको आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन का अगर तुम देखा था कितना है, 4 इंटू 16 दैट इज 64 अपॉन 136 इंटू 100। सिंपल। अभी तुमको जब ये चीज़ें मिल गई तो तुम खुद उसको कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो हम कोशिश नहीं करेंगे, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक आंसर आया इतना परसेंट, x परसेंट, यहाँ पे आया y परसेंट, यहाँ पे आया z परसेंट। अपने को कंसेप्ट क्लियर करना है। ये तो तुम आराम से 2 बाई करके 4 से कैंसिल करके सब तुम लोग आंसर ला सकते हो। मुझे मालूम है तुम लोग सब एटलीस्ट मैथ्स में इतने स्मार्ट हो। तो यहाँ पे x y z, तो फिर लास्ट में हम आंसर लिखेंगे दैट इन कैल्शियम सल्फेट the percentage of calcium is x percent, the percentage of sulfur is y percent, and the percentage of oxygen is z percent, right? तो वैसे एक और मैं सिंपल एग्जांपल इसमें तुमको लेके दिखाता हूँ तो तुमको और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो एक एग्जांपल मैं भी तुमको दिखाता हूँ वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल का लेते हैं हम एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सब कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें 2 आइटम्स है, कार्बन, ऑक्सीजन। कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन 16। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँ दैट इज 12 प्लस 2 इंटू 16, आंसर आ जाएगा तुमको 44 ग्राम्स, ठीक है। नाउ कार्बन कितना है, एक ही आइटम है और एक आइटम इज 12, तो 12 अपॉन कितना 44 में से तुमको सॉल्व करना है। ऑक्सीजन कितना होगा, 2 16 32 आउट ऑफ दिस 44 इंटू 100। अभी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तकरीबन 27.27% के आसपास ही आ जाता है। एंड ऑक्सीजन विल कम अराउंड 72.73 आई थिंक सो %, ठीक है। अब इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो 100% आएगा, मतलब हमारा सॉल्व बराबर है। सो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 27.727% ऑफ कार्बन एंड 72.73% ऑफ ऑक्सीजन। That so this is how we calculate the percentage composition. So with this guys we have completed your chapter of language of chemistry. Still if you have doubts you can write in your comment section. Let me know that even give your feedback to me that how do I teach so that I can even more motivated and continue making such videos. And I request you guys, if you have watched this video and you have understood a little bit part of it, I request you to subscribe my channel. That's the Sciencepedia. Don't forget the name, that's Sciencepedia. And like it, share among your friends so that even they will be benefited in some other way, because this now coronavirus we have to study online and this is the only option right now. We have to search on YouTube how to the teaching classes, even I don't know, so I will try my level best to teach each and everything of your each and every chapter. Even I'll be uploading very shortly the videos on biology to make you understand. And if you guys don't know me, let me know. My name is Dr. Bharat and I am a dentist by profession, and I've been teaching like from around 5-6 years. I am teaching science in various different institutes in Mumbai. So if you like my video, please subscribe and share among your friends. Thank you.